बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरेशन हब। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को पढ़ रहे हैं और आजकल हम उसमें से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस में, जेनेटिक्स में, ठीक है, बायोलॉजी में, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट किया हुआ है और न्यूक्लियोटाइड्स तक हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया था। और जो न्यूक्लियोटाइड्स के 3 क्लासेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाला जो है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं न्यूक्लिक एसिड के हवाले से, जो कि बहुत ही इजी वर्डिंग में और अच्छी वीडियो है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड में हम एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, जैसे एक सिंपल ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का, तो मोनोन्यूक्लियोटाइड में भी हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है। मोनोन्यूक्लियोटाइड में ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। और सबसे जो कॉमन मोनोन्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल है वो एटीपी है, ठीक है। एटीपी मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडिनोसिन ग्रुप होगा, 3 फॉस्फेट इसमें होंगे और एक पेंटोस शुगर भी होगा, ठीक है। तो अगर पेंटोस शुगर ओ के साथ और एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो तो वो अलग बात है। यहाँ पर एटीपी की अगर हम बात करें तो इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड के साथ ये 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। एडिनोसिन बेस लिंक होता है पेंटोस शुगर के साथ, तो वो बनाता है एडिनोसिन का स्ट्रक्चर। तो अब एडिनोसिन जब बॉन्ड बनाएगा सिंगल फॉस्फेट के साथ, एडिनोसिन जब बॉन्ड बनाएगा सिंगल फॉस्फेट के साथ, तो ये फिर कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, कहलाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब इसके साथ सिंगल एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, यस, क्योंकि हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी ज़रूर चाहिए होती है। और एटीपी जो है ये एक एनर्जी का यूनिट है, जिसमें है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं एडिनोसिन और एक पेंटोस शुगर के साथ। तो अब अगर हम देखें मज़ीद, तो जब एडिनोसिन एक राइबोज शुगर के साथ अटैच होगा तो वो बनाएगा एडिनोसिन बनाएगा। जब एक एडिनोसिन अटैच होगा फॉस्फेट के साथ और एक राइबोज उसमें होगा तो तब वो बनाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जस्ट सिंगल अगर एडिनोसिन और शुगर मिल गए तो एडिनोसिन बनाएंगे, और जब एडिनोसिन के साथ और राइबोज के साथ फॉस्फेट भी अटैच होगा तब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें तो फॉस्फेट की नहीं बात हो रही, यहाँ हो रही है। अब जो है एक एएमपी के साथ, एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जब दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा देन ये कहलाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट अटैच होगा तो देन ये कहलाएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब ये एटीपी इससे बन गया है। और अगर हम इसको फर्दर देखें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। तो ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जिसको कॉमनली कहते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं। अब आपको ये इस तरह को भी कोई एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सा जो है वो एनर्जी रिच करेंसी है, एडीपी है, एएमपी है या एटीपी है। तो आपका आंसर जो है वो एटीपी होना चाहिए, ठीक हो गया।
It provides energy to cell of all living organism for their function. Different function perform करने के लिए, different reactions के लिए जो है ये ATP यूज़ होते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, हर एक केमिकल्स के रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता कुछ भी. तो इसलिए the wavy bond between the phosphate group indicate high energy bond. Usually the bond between the second and third phosphate break up, releasing the energy used by the cell. और एनर्जी यूज़ किस तरह होती है, ये जो ATP है ये ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं. मीन्स के वापस तो एक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है. इस तरह से ये एनर्जी देता है. ADP अगर एनर्जी दे तो ये एनर्जी तो ये दे देता है लेकिन वापस में क्या बन जाता है, ये AMP बन जाता है. तो यहाँ पर इस पॉइंट को कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ATP मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड इनटू ADP. ATP मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज्ड इनटू ATP and P and almost 7 calcious energy is produced. इतनी एक फॉस्फेट ग्रुप जो है ना ADP में, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 7 कैल्शियस एनर्जी प्रोड्यूस्ड करता है. तो इस लाइन को आप देखें कि जब एक ATP के साथ वाटर लग जाता है और ये इसमें से वाटर एक ATP के साथ जो है एक ATP जो है वो जब हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप दे देता है जो कि 70 कैल्शियस एनर्जी देता है एक ADP. ठीक है. ये भी एक बहुत ही मेन पॉइंट है. अब अगर पर यहाँ पर ATP की रिएक्शन को देखें तो एडिनोसिन है जो ट्राईफॉस्फेट है. तो एनर्जी जब यूज़ होगी किस तरह से, एडिनोसिन तो अपनी जगह पे होगा लेकिन ये डाईफॉस्फेट आ जाएगा, जिससे मैंने कहा ना ATP से ADP बनेगा, ADP से फिर AMP जब एनर्जी रिलीज़ होगी तब. तो डाईफॉस्फेट रह गए हैं, एक फॉस्फेट रिलीज़ हो गया है इस तरह से एनर्जी के फॉर्म में. तो ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन. ठीक है. एक तो ये प्रोड्यूस एनर्जी ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और when food molecules are broken down into simpler substances and the stored chemical energy is released. ठीक है. जब ये भी एक वर्क हो रहा है ना, किस तरह से जब ये फूड मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होते हैं मज़ीद सिंपल सब्सटेंसेस में, तो ये भी एक फंक्शन हो, ये भी एक काम हो रहा है, तो इनके लिए तो एनर्जी चाहिए. तो जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है वो फिर रिलीज़ होती है. मीन्स के ATP पर रिलीज़ करेंगे फॉस्फेट्स को, एनर्जी को इस तरह से. तो दिस एनर्जी इज़ यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड्स को. अब ये मोनोन्यूक्लियोटाइड से तो थोड़ा सा एडवांस है. ठीक है. उसकी बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की. अब डाई न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं तो व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर. जी, क्योंकि यहाँ डाई है तो डाई में 2 न्यूक्लियोटाइड्स की बात होगी. जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ तो तब ये बनाते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड्स, 2 न्यूक्लियोटाइड्स. If the dinucleotide contain adenine as a nitrogenous basis, then it will be called adenine dinucleotide. जब ये डाइन्यूक्लियोटाइड कंटेन करेंगे एडेनिन को, वही एडेनिन को एज ए नाइट्रोजीनियस बेस ये कंटेन करेंगे तो तब ये कहलाएंगे एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. मीन्स कि यही इसी मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के साथ दूसरा भी एडेनिन का ही ग्रुप अटैच होगा तो वो फिर कहलाएंगे एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है. और द एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इन कम्बिनेशन विद डिफरेंट विटामिन फॉर्म इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स कॉल्ड कोएंजाइम्स. अब इनके कितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो ATP प्रोड्यूस कर रहे थे मोनोन्यूक्लियोटाइड, अब यहाँ पर ये कोएंजाइम्स को कंपाउंड्स को बना रहे हैं, क्योंकि एंजाइम्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इन कम्बिनेशन विद डिफरेंट विटामिन, जब ये
डिफरेंट विटामिन्स के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, प्लस डिफरेंट विटामिन्स, तो तब ये बनाते हैं कोएंजाइम्स को। और अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 इम्पॉर्टेंट कोएंजाइम्स के बारे में, तो एक जो है वो NAD है, ठीक है, एक NAD है, एक NADP है, ठीक है, और थर्ड वन जो है वो FAD है। ये भी एनर्जी की फॉर्म्स हैं, ये भी इनकी भी ब्रेकडाउन होती है, ये रिलीज़ करते हैं, बनते भी हैं, रिलीज़ भी होते हैं, इस तरह से। तो NAD जो है ये एब्रीवेशन है नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NADP नाइकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इनके नामों से ही जाहिर है कि इनमें कितने कितने कंपाउंड्स हैं, किस तरह से प्रेजेंट हैं। FAD की बात करें तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आप इनके एब्रीविएशन फॉर्म्स को वो याद रखें इससे कि NAD किसके लिए है, ये किसका जो है वो है, और NADP किसका है, FAD किसका है, तो ये भी MCQs में आ सकते हैं। और ये कोएंजाइम के 3 मेन फंक्शंस बताएं, 3 मेन एंजाइम के फॉर्म्स बताएं, तो तभी ये आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए। अब दीज कोएंजाइम्स कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। अब जो ये कोएंजाइम्स हैं ये हमारे पास होते हैं 2 फॉर्म्स में, एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज, ठीक है। एक जो है वो 2 फॉर्म्स है, एक जो है वो रिड्यूस्ड है और दूसरा वो ऑक्सीडाइज्ड है। कि कब तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होंगे ये कोएंजाइम्स, और कब जो है ये रिड्यूस होंगे, दोनों काम ये करेंगे। जब ये ऑक्सीडाइड होंगे तो दे फंक्शन एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो तब ये काम कर रहे हैं जब ये रिड्यूस होंगे। हमने बात कर ली ना कि एक रिड्यूस्ड है और एक ऑक्सीडाइज्ड है। तो ऑक्सीडाइज्ड की बात करें तो इन द ऑक्सीडाइज्ड स्टेट दे फंक्शन एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन को ये इस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। NAD and FAD are both active in the electron transport chain of respiration. respiration में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि ये NAD और FAD जो है, NAD and FAD both are active in electron transport chain where they act as an electron carrier. किस तरह से ट्रांसपोर्ट करें, इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसपोर्ट करें, इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, इस तरह से। तो इन द प्रोसेस दे आर अल्टरनेटिवली रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज। तो इस तरह जब ये रिएक्शंस होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा होता है, तो इनमें ये ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस होते रहते हैं। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ NAD है, एडेनिन है और निकोटिनिक एसिड है। तो यहाँ पर ये एडेनिन है, फॉस्फेट है और निकोटिनिक एसिड है। स्ट्रक्चर ऑफ NADP, स्ट्रक्चर ऑफ NAD, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये रिएक्शंस होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, लेके आएंगे, तो इस फॉर्म में ये क्या होंगे, रिड्यूस भी होंगे, ऑक्सीडाइज्ड भी होंगे। कौन, यही कोएंजाइम्स, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3rd 1 क्लास है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उसमें DNA RNA आ रहा है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।